जेनजी विरोधी है, लेकिन पीएम मोदी की आज एक तस्वीर आई जेनजी के साथ। प्रधानमंत्री बात कर रहे थे जेनजी युवाओं से भारत विकसित भारत प्रोग्राम में। केम छो? जी सर, सर बहुत मजाમાં, તમે કેમ છો? આપણે એવા ને એવા। निकिता आप करती क्या है? सर मैं एलएलबी की स्टूडेंट हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। एक तरीके से तो भूल ही गई थी कि मैं दीव से आई हूँ वहाँ पे, और सर मैं वहाँ पे मेहमान नहीं थी, मैं वहाँ पे उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने तो सर मुझे अपनी बेटी मान लिया था। हमने यूपीआई पेमेंट भी किया वहाँ पर। अब हम उसको प्रथम गांव कहते हैं, अब हम उसको लास्ट विलेज नहीं कहते, फर्स्ट विलेज कहते हैं जी। तो वहाँ आपने यूपीआई किया? जी सर, वहाँ में मैंने यूपीआई किया। वहाँ के लोग यूपीआई की जानकार है, करते हैं यूपी का उपयोग? जी सर, इवन वाईफाई भी रखते हैं कुछ कैफेज और होटल्स में। हैं? तो फिर तो आपको वाईफाई मिल गया, तो फिर तो आप अपने में ही खो ही रही होगी। अभी गांव वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए और आपके पूरे परिवार को बिठाकर गांव वालों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आजकल तो वहां भी 4G तो पहुंच ही चुका है। केम छो? तो युवाओं के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि युवाओं की अगर परेशानियों में एक है पेपर लीक, तो उस पर कड़ा और सख्त कानून लेकर आया जाए और आगे पेपर लीक ना हो उसके लिए एक मैकेनिज्म बने। तैयारी है आगे की। मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ नया बिल लाने वाली है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह नया बिल पेश करेंगे। इसमें पेपर लीक और नकल पर सजा और जुर्माना और कड़ा किया गया। नए बिल में पेपर लीक की जांच के लिए 2 महीने मिलेंगे, 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। एंटी पेपर लीक बिल में 2 नई धाराएं 12A और 12B जोड़ी गई हैं। इसके तहत सरकार स्पेशल टास्क फोर्स बना सकेगी और इस टास्क फोर्स को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। पीएम मोदी ने नंदन नीलकेणी की अगुवाई में एक टास्क फोर्स बना दी है। आईआईटी बॉम्बे से पढ़े नंदन नीलकेणी इंफोसिस के संस्थापक हैं। भारत में आधार कार्ड के जनक नीलकेणी साहब है, इन्हीं को माना जाता है और अब शिक्षा में बड़े बदलाव का जिम्मा भी उन्हें ही दिया गया है। पीएम मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी कर इसका बाकायदा ऐलान किया है। कहा छात्रों के भविष्य की सोच रहे इसलिए कड़ा कानून ला रहे हैं। नए बिल में पेपर लीक मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी और जैसे दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। पेपर लीक के नए बिल में अपील के लिए भी सख्त नियम है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी और फैसले के खिलाफ यह अपील 30 दिन के अंदर करनी होगी। अपील पर 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और 3 महीने में केस निपटाना होगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पहले विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया था, लेकिन नए बिल पर राहुल और विपक्षी सांसदों का रुख अभी साफ नहीं है। अब पीएम मोदी आज फिर सामने आए। उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है कि आगे एग्जाम कैसे हो कि पेपर लीक जैसी गलती ना हो, पेपर लीक जैसी समस्या दोबारा ना आए। कानून तो बन गया, कानून सजा दिलाएगा, लेकिन पेपर लीक ना हो इसकी गारंटी के लिए पीएम मोदी ने देखिए एक टीम बनाई है। वो टीम में कौन कौन लोग हैं? इंफोसिस के संस्थापक नंदन नीलकेणी साहब हैं। दूसरा नाम है इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथन का और आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका है। इसमें इस टास्क फोर्स में वी कामकोटी आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। साथ ही अनीता करवाल जो शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सचिव हैं, वो भी इस टास्क फोर्स में हैं। अमृतलाल मीणा लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स हैं, ये इन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 6 लोगों की टास्क फोर्स है। अब आगे पेपर कैसे होगा, क्या मैकेनिज्म बनेगा, उस पर ये काम करेंगे। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। You see the government and yourself respond to this Instagram reel, the meme, the Gen Z, the vocabulary of protest. How does communication and governance, in your view, change on the back of what we've seen in the past one? What's the message that's been registered with you and with those in government? Now, how does it change is the question. But how are we going to change is the answer that I have to work. All of us will have to work. Because the communication in their language, meaning it's a language which I would think is easy for them to understand, not too much of a verbose language, not too much bureaucratic language. And therefore, it is important for government to see how far it can go in communicating in that language. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे। एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अब दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है। कहीं पेपर लीक के आरोप हो रहे लग रहे हैं, इसलिए ये छत्तीसगढ़ से तस्वीर आई। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही। कफन बांध आइए अब आपको बताऊं कौन से वो राज्य हैं जहां शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। पंजाब, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मुश्किल में है पंजाब के मंत्री। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल ने इनका इस्तीफा मांगा है। दरअसल बैंस कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में शामिल होने गए थे। विपक्ष का दावा है पंजाब में फार्मेसी एग्जाम के दौरान नकल के मामले आए, इसके लिए सीधे तौर पर पंजाब सरकार को जिम्मेदार बताया। बैंस ने कहा सरकार ने खुद इन गड़बड़ियों को पकड़ा है और एक्शन लिया है। पेपर लीक या नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। अगर पंजाब का एजुकेशन सिस्टम उनके इस्तीफे से बेहतर होता है तो वो अभी शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार है। अगला इस्तीफा देखिए, आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश भी विपक्ष के निशाने पर हैं। शिक्षा भर्ती घोटाले में विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है। इससे लगभग 3.5 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। वाईएसआर कांग्रेस ने शिक्षा भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। परीक्षा के आयोजन से जुड़े लोगों के करीबियों के टॉप में आने के पर बवाल हो रहा है। एक ही एजेंसी को प्रश्न पत्र बनाने और आयोजन की जिम्मेदारी आखिर क्यों दी गई? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। विद्या ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦਿੰਨਾ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ 3-3 ਲੱਖ 4-4 ਲੱਖ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ। 21 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੇ। देश का जेंजी और पंजाब का जेंजी, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहता है। फार्मेसी का पेपर लीक, एडीओ का पेपर लीक, लीक लीक लीक। पंजाब को अरविंद केजरीवाल ने लीक का कैपिटल बनाया है। अगर अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं तो सिलेक्टिव नहीं हो सकते। व्हेन इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब रिजाइनिंग? ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ पेपर लीक पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे, लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा करने वाली, नौटंकी करने वाली पार्टी, बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। पंजाब में सियासत हो रही है, उसके पीछे एक और वजह है कि पंजाब में चुनाव भी है 27 में, लेकिन एक और राज्य है उत्तर प्रदेश जिसमें 27 में चुनाव है। अभी से देखिए उत्तर प्रदेश पे तपिश बढ़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी प्रचार कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी रैली कर रहे हैं और गठबंधन का ऑफर दे रहे हैं अखिलेश यादव को।
अब देखिए ओवैसी क्या ऑफर दे रहे हैं अखिलेश यादव को। ये भी दे चुके हैं इस तरह के ऑफर। ओवैसी ने एक बार फिर यूपी में गठबंधन का ऑफर दिया है। ओवैसी ने कहा यूपी चुनाव के बाद रोना मत, वो अखिलेश और मायावती से गठबंधन को तैयार है। ओवैसी ने कहा वो नहीं चाहते यूपी में बीजेपी फिर जीते, इसके लिए मायावती और अखिलेश को उनका साथ चाहिए। साथ ही ओवैसी ने कहा अब हमें बराबरी चाहिए, अगर अखिलेश उस कुर्सी के सामने बैठेंगे तो ओवैसी भी उस कुर्सी के सामने पैर पर पैर डालकर बैठेंगे। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी लगातार एक्शन में है। पिछले चुनाव में उनका वोट शेयर 1% से भी कम था, लेकिन इस बार वो ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। बिहार चुनाव से पहले भी ओवैसी ने गठबंधन का ऑफर दिया था, लेकिन तब तेजस्वी और कांग्रेस ने गठबंधन से इनकार कर दिया, उन्हें किनारे कर दिया। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर चौंका दिया था। अब ओवैसी बिहार वाला फॉर्मूला यूपी में भी लागू करना चाहते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सदुद्दीन ओवैसी। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है, हम किसी के जेब में नहीं है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद। कुर्सी पर बैठने दीजिए, हम उनको मौका ही नहीं देंगे। हक मांगने से पहले पूरा होगा। जिस दिन अखिलेश यादव जी बैठेंगे, उनकी सोच से अधिक जहां सरकार में है वहां हक दिलवा लें। जहां हैदराबाद में है ना सरकार के साथ, वहां हक दिलवा लें। मुसलमानों को भला चाहते हैं।